आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पिछले वीडियोस में हमने यूनिट नंबर 3 की सिर्फ रीडिंग पे फोकस किया था और आज हम इसके थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि आया ये मटेरियल लिखा हुआ है इसमें क्या क्या बात की गई है। वो हर किसी का मेथड अलग होता है उसे करने का, जो जितना मुझे समझ आएगा इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगी। अब इसमें जो है वो हमारे पास सबसे पहले ये रिटन बाय और ये सारी चीज़ें देखिए। कंटेंट्स हम सबसे पहले देखते हैं कि ओवरव्यू और ऑब्जेक्टिव्स। उसके बाद हमारे पास बैकग्राउंड है, इंग्लिश प्रोज रिटन 16th सेंचुरी, और पोइट्री जो लिखी गई वो कैसी थी, ड्रामास कैसे थे। तो मीन्स ये सारी चीज़ें आप देखिए 16th सेंचुरी की बात है, इसमें सबसे पहले प्रोज की बात की गई, फिर पोइट्री की बात की गई और फिर ड्रामा की बात की गई और फिर हमारे पास समरी पॉइंट्स आ गए। तो फिर ये सारी चीज़ें हमें ओवरव्यू में बता दी गई। उसके बाद ये काम किधर से हमारा शुरू हुआ, ये बैकग्राउंड से, ये रेनेसांस से हमारे पास शुरू हुआ। और हमें पता है जो ये रेनेसांस है ये हमारे पास ये क्या था, रिफॉर्मेशन थी। हमने ये पढ़ा था पिछले सेमेस्टर में कि ये जो था कि पहले लोग जो थे वो हर चीज़ पे बिलीव कर लेते थे, मतलब कब उनमें इतने वो एजुकेटेड नहीं थे, वो और किसी किस्म की एजुकेशन हासिल नहीं करते थे। वो सिर्फ जो थे हमारे मीन्स के वो रिलीजियस चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते थे। वो मतलब रिलीजन के अलावा और किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देते थे। वो मीन्स के सिर्फ रिलीजन से जुड़े हुए थे। वो कुछ इन्वेंशन वगैरह नहीं उन्होंने की थी। तो जब ये रेनेसांस आया तो इसमें ये रिफॉर्मेशन हुई लोगों ने अपने आप में चेंजिंग की। मीन्स उन्होंने चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने बहुत सी इन्वेंशंस की, इसमें बहुत सी चीज़ें इन्वेंट भी हुई। और इसके अलावा ये प्रेस वगैरह और ये बुक्स लोगों ने लिखना भी स्टार्ट कर दी। पहले ये प्रिंटिंग प्रेस वगैरह नहीं थी। ये सारी चीज़ें हुई, ये हमने पिछली बार देखा था। अब इस बार इसमें क्या इसमें इंफॉर्मेशन लिखी गई है वो हम देखते हैं। तो इसमें हमारे पास जो बताया गया है, जो जो रेनेसांस था ना, जो ये था, इसमें ये 16th और इसमें 17th सेंचुरी आती है। और इसमें जो है इस एज को जो है ना हम इसे कहते हैं रीन्यूअल एंड रिवाइवल ऑफ नॉलेज। इसमें नॉलेज का मतलब रिवाइवल हुआ था। उसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि ये रिवाइवल किस चीज़ का था। तो ये जो रिवाइवल था ये फॉरगॉटन नॉलेज का रिवाइवल था। मीन्स लोगों ने चीज़ों को अंडरस्टैंड करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा क्या कहते हैं कि ये स्टार्ट किधर से हुआ, ये स्टार्ट हुआ ये कॉन्स्टेंटिनोपल से हुआ। कॉन्स्टेंटिनोपल जगह का नाम है जिसे हम इस्तंबुल अब कहते हैं। तो ये क्या था, ये जो कॉन्स्टेंटिनोपल था ना, ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो इस्तंबुल था, ये जो था ये कैपिटल था ईस्टर्न रोमन और बेजेंटीन एम्पायर का। और ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं जिसे हम ये जो था ये सेंटर ऑफ क्रिश्चियनिटी था। तो इसमें जिससे था इसमें जो बहुत ही ज़्यादा फेमस चर्चेस थी, जिस तरह हम क्या और हाजिया सोफिया जो ऑर्थोडॉक्स जो कैथलिक चर्च थी वो भी इधर थी। अब ऑर्थोडॉक्स वो लोग होते हैं ना जो रिलीजन से बहुत ही ज़्यादा जुड़े होते हैं। मीन्स के उनके लिए ना मज़हब ही सब कुछ होता है ना, वो होते हैं ऑर्थोडॉक्स, ठीक है। और उसके अलावा इसमें यही चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये आर्ट एंड कल्चर इन सब चीज़ों में लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर देखें ये ये दो मतलब आगे इनमें डिवाइड हो गए थे। क्योंकि ये जब देखें ये जब तक रिवाइवल हुआ, इससे पहले तो वो सिर्फ मज़हब की चीज़ें करते थे। अब वो मज़हब के साथ भी थे, उसके अलावा ये मतलब दीन के साथ दुनिया को भी ये देखते थे। तो अब ये जो दीन के साथ दुनिया को देखते थे ना, इन्हें कहते थे प्रोटेस्टेंट, ठीक है। तो ये आगे चीज़ें आपको पता चलेंगी।
तो इसके बाद ये सारी हमारे पास ये हिस्ट्री लिखी हुई है कि महमद टू जो था उसने जब कॉन्स्टेंटिनोपल को जो है महमद उसने जब उसे फ़तह किया तो इससे क्या हुआ कि ये जो क्रिश्चियन रूल का जो है वो एंड हो गया, जिसे अब हम कहते हैं नियर ईस्ट जो है उधर क्रिश्चियन रूल का एंड हो गया, जिसे अभी हम टर्की कहते हैं। उसके अलावा इसमें बताया गया है जो क्रिश्चियन बेजेंटीन्स जो थे, जो क्रिश्चियन लोग थे, जो क्रिश्चियन स्कॉलर थे, वो मुस्लिम रूलर से जो थे वो बहुत ही ज़्यादा वो डर गए थे। तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्या पता ये मुसलमान हमारे साथ वो किस तरह काम करेंगे या फिर वो हमारे साथ क्या सलूक करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि वो मुस्लिम क्रिश्चियन कंट्रीज़ में जो हैं वो मूव होना स्टार्ट हो गए, क्योंकि कंस्टेंटिनोपल को फ़तह किसने किया था? महमद टू ने फ़तह कर लिया था। और जो महमद टू था चूँकि वो मुस्लिम था तो इसलिए जो क्रिश्चियन थे वो डरना स्टार्ट हो गए ना, कि वो स्कॉलर जो थे वो डर गए कि हमारे साथ क्या सलूक क्या रवैया अपनाया जाएगा। इसलिए वो क्रिश्चियन जिधर थे ना, क्रिश्चियन कंट्रीज़ यूरोप में, उधर वो मूव होना स्टार्ट हो गए इस वजह से। हाँ, वो जो स्कॉलर थे वो अपने साथ क्या क्या लेके, ज़ाहिर बात है वो खुद अकेले तो नहीं जाएंगे, जो जो इन्होंने चीज़ें लिखी थी वो भी अपने साथ लेके, ठीक है जी। उनमें उन्होंने क्या क्या लेके वो अपने ट्रांसलेशन ऑफ ग्रेट वर्ड्स, मतलब ये सारी चीज़ें, ये रोमन स्कॉलर्स, और ये जो सारा है वो सारा जो डेटा था वो ग्रेट वर्ड्स था वो सारा अपने साथ ले गए। जिस तरह प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल हो गया, आर्किमीडेस, होमर, टॉलमी, प्लूटार्क, बोइथियस, इन सब का जो था ना ये डेटा अपने साथ वो ले गए। उसके अलावा हमारे पास आता है कि दीज वर्ड्स रिटन, अब ये जो वर्ड्स थे ना वो मतलब ये सारे जो थे, जो वर्ड्स जो राइट किए थे पेगन या ग्रीक या रोमन स्कॉलर्स ने, वो यूरोप में बैन कर दिए गए, ठीक है। वो बैन क्यों किए गए? क्योंकि जो क्रिश्चियन जो प्रीस्ट थे वो समझते थे, जो आइडिया इसमें मेंशन किया गया ना कि वर्ड्स से कंट्री, तो वो क्या कहते थे कि ये जो चीज़ें हैं ये हमें जो मज़हब से ना वो दूर कर देंगी, ये जो उन्होंने काम किए हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, जो मुस्लिम कंट्रीज़ थे, जिस तरह किंगडम्स ऑफ उमैय्यद, अब देखिए बेसर से कहा गया है बनु अब्बास और बनु उमैया, तो इनकी बात की गई है। तो वो क्या हुआ कि जिस तरह हमारे पास होते हैं ना किंगडम, तो वो जो थे ना, तो मुस्लिम कंट्रीज़ जो थी मुस्लिम, तो उनमें क्या हुआ कि वो जो बुक्स थी ना मिडल ईस्ट में, जो वो बुक्स जो थी वो अरेबिक में, और ये सारी ये ज़बानें लिखी हैं, तो इनमें क्या हुआ पर्शियन में, और इस तरह ना ये क्या हुआ गया वो पढ़ना और उन्हें एडमायर करना स्टार्ट कर दिया गया। मींस के जो चीज़ें उधर बैन हुई थी वो मुसलमानों ने अपना ली, ये समझ लें। उसके बाद क्या हुआ, जो जब फाल हुआ ना कॉन्स्टेंटिनोपल का, तो वो क्या हुआ कि क्रिश्चियन स्कॉलर जो थे वो इसी तरह ये सारी मेरी बात सुनी, इसी तरह ये सारा लिखा हुआ है कि इसके साथ क्या हुआ, उसके साथ क्या हुआ। बाद में क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, जब इन्होंने ये चीज़ें बैन कर दी ना कि वो सिर्फ मतलब इन चीज़ों पे वर्क नहीं कर सकते, बाद में ये हुआ कि जो कुछ हमारे पास जो क्रिश्चियन जो थे ना, उनने इन्वेंशंस कुछ जो थे क्रिश्चियन, उनने इन्वेंशंस स्टार्ट कर दी। बैन तो हो गई थी लेकिन फिर भी उन्होंने उन पे वर्क करना शुरू कर दिया। वो हर चीज़ पे इसी तरह बिलीव करना नहीं, उनने मतलब वो बंद कर दिया ना। वो क्रिश्चियंस तो बोल रहे थे कि अगर आप मज़हब पे नहीं करेंगे तो आपके साथ ये होगा वो होगा। तो फिर क्या हुआ कि इनमें ना क्या हुआ कि सम सिग्निफिकेंट देखें इन्वेंशंस जो होती वो मतलब वो स्पिरिट, ज़ाहिर बात है उन चीज़ों ने बंद करना, आपको एक चीज़ से मना किया, आप जब वो करोगे तो दूसरों को तो इनसे इंस्पायर होना ही पड़ेगा। मीन्स उनसे उनको इंस्पायरेशन उनसे मिलती है। तो उनमें जो थे जो इन्वेंशंस हुई वो बहुत ही ज़्यादा पावर, ये रेनेसांस की वजह बनी। मीन्स एक न्यू सोच की वजह बनी, इन्वेंशंस हुई इसके बाद। तो फिर ये क्या हुआ कि जो सबसे पहले जो अगर हम मिसाल लेते हैं इटालियन मैथमेटिशियन जो था या एस्ट्रोनॉमर भी हम उन्हें बोल सकते हैं, गैलीलियो गैलीले, अब गैलीलियो गैलीले, और ये जो ना गैलीलियो गैलीले ये था ना, तो उसने टेलीस्कोप इन्वेंट किया, ठीक है। और उसके अलावा जो कोपरनिकस था उसने क्या किया, उसने दावा किया जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है सन के
गिर्द, ठीक है। जो अर्थ है वो रिवॉल्व करती है सन के गिर्द। तो ये चीज़ जो थी, तो ये जो पॉपुलर बिलीफ था जो अर्थ है जो सेंटर है यूनिवर्स का, वो अपनी सिग्निफिकेंस खोना स्टार्ट कर दिया उसने। तो इसी तरह और डिस्कवरीज हुई न्यू वर्ल्ड की, अमेरिका, और ये सारी चीज़ें मतलब मीन्स कि इसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं कि क्या क्या इन्वेंशन हुई, ठीक है। अब जो क्रिस्टोफर कोलंबस था, उसने हमारे पास जो था उसने अमेरिका क्या कहते हैं न्यू वर्ल्ड और अमेरिका, अमेरिका को दरियाफ्त किया था, डिस्कवर किया था। और उसके अलावा हमने वास्को ड गामा जो था उसने क्या किया था, वास्को ड गामा जो था उसने डिस्कवरी की थी वेस्टर्न रूट की। और ये चीज़ें सारी इसमें लिखी हुई हैं। तो मतलब जो कॉन्स्टेंटिनोपल का फ़ॉल हुआ ना, वो ज़्यादा मतलब उसकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी है क्योंकि ये जो था इसने एंड कर दिया जो वार्स हो रही थी। वार्स जो थी ना उनका एंड हुआ था, जो क्रूसेड्स वार थी ना वो ख़त्म हो गई थी। ये सलीबी जंगें जो थी वो कम हो गई थी, वी कैन से दैट ख़त्म हो गई थी ये जब हमारे पास ये रेनेसांस आया, ठीक है। तो मीन्स वो चीज़ें ख़त्म हो गई। उसके बाद क्या हुआ, 16th सेंचुरी में यूरोप ने एक एक्सपीरियंस किया एक पीसफुल ना इन्वायरमेंट। पहले तो वो बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह, लोग एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, तो उन्होंने सोचना स्टार्ट किया कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें, तो वही चीज़ आती है, ये रेफॉर्मेशन का दौर था। फिर ये रेफॉर्मेशन की बारी आई कि मतलब रिफॉर्म हो रही थी ना, चीज़ें एक नए से तब्दील हो रही थी, वी कैन से दैट। तो उसके बाद इसमें रेफॉर्मेशन में यही बताया गया, जो जर्मन प्रोफेसर या थियोलॉजी स्टडी ऑफ रिलीजन जो मार्टिन लूथर था, मार्टिन लूथर, ये वो वाला मार्टिन लूथर नहीं है, एक तो मार्टिन लूथर था ना ये जो मार्टिन लूथर था जूनियर, जो इसे हम जानते हैं, वो देखो ना जो काले और गोरे में फ़र्क करके तो उन्हें वो राइट्स नहीं दिए जाते थे। ये आपने देखा होगा, इसे ये बहुत ज़्यादा ये इसका तो ये और कोई होगा, ये कोई मार्टिन लूथर इसका भी नाम है, लेकिन ये वो वाला नहीं है शायद। तो अब वो जो है ना इसने 95 थीसिस लिखी थी, और इसमें जो था और कुछ जो प्रैक्टिसेस कैथोलिक चर्च में की जाती थी, तो उनको क्या किया, उसको उसने मतलब उसमें सवाल करना शुरू कर दिया, या फिर लोगों को उसने चीज़ों को मतलब समझना शुरू किया, या लोगों को वो चीज़ बताना स्टार्ट की कि ये चीज़ गलत है। अब उसमें क्या था कि वो जो थे वो कुछ ऐसे चर्च जो करप्ट थे, वो क्या करते थे कि वो सर्टिफिकेट दे रहे थे। एक बंदा फ़र्ज़ करें गुनाह कर रहा है, वो क्या करते थे, उसे सर्टिफिकेट देते थे, ये लो तुम्हारे गुनाह माफ़ हो गए। ये कोई तरीका तो ना हुआ ना, ऐसे तो नहीं गुनाह माफ़ होते। तो उसने क्या किया, मार्टिन लूथर ने इस पे सवाल करना स्टार्ट कर दिया, उसने उस पे काम करना स्टार्ट कर दिया। उसने बोला ऐसे नहीं होता, ये जो माफ़ी है ना, माफ़ी आपको कोई नहीं दिला सकता, ना कोई आपको पॉप दिला सकता है माफ़ी, ना कोई जो प्रीस्ट है वो आपको आपके गुनाहों से मतलब आज़ादी दे सकता है, या फिर आज़ादी क्या, वी कैन से दैट कि आपको वो सारे आपके गुनाह माफ़ कर सकता है। तो ऐसे वो क्या करते थे, ये चर्च जो थे वो पैसे ले लेते थे इंसानों से जिन्होंने गुनाह किए होते थे, और उन्हें सर्टिफिकेट दे के उनसे पैसे ले लेते थे, और इस तरह वो अमीर से अमीरतर होते जा रहे थे। तो किसने इस पे बात की, इस पे बात की थी जी मार्टिन लूथर ने। इसे याद रखना है आपने। उसने 95 थीसिस लिखी थी, और उसने इन प्रैक्टिसेस पे बात करना स्टार्ट की थी कि ये सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। कि उसने इतने मज़े की लाइन बोली कि ना इससे आपको पॉप बचा सकता, और ना कोई प्रीस्ट आपके सिन से आपको रिलीव कर सकता है। और उसने इस पे भी तनकीद की कि ये जो कलेक्शन ऑफ मनी है ना, अगर आपने ऐसा काम करना, या फ़र्ज़ करें आप बोल रहे हैं कि इससे आपके गुनाह माफ़ होते हैं, तो आप इसके पैसे क्यों ले रहे हैं? आप तो एक प्रीस्ट है, एक पादरी हैं, आपका काम है बताना, या फिर इस तरह पैसे तो ना हथियाएँ। तो उसने इस पे भी बात की। फिर इससे क्या हुआ कि ये कलेक्शन ऑफ मनी पे भी उसने बात की। तो इससे क्या हुआ कि वो बोल रहा था कि इस तरह दूसरे एक्ट से भी आप नीडी पीपल की मदद कर सकते हैं। उसके बाद जो थी कुछ जो थे ना वाइसेस, सिमिलर वाइसेस जो इसके साथ हो गए थे, उन्होंने इन करप्ट जो थे ना, करप्ट जो चर्च थे, उनके साथ उनके खिलाफ आवाज़ उठाना उनने भी स्टार्ट कर दी। 15th सेंचुरी में से ये
तो इसके बाद क्या हुआ कि जो है ना जॉन वेक्लिफ जो था, ये भी प्रोफेसर था ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इसने भी और उसके अलावा जॉन हासन सब ने ना वॉइसेस उठाना स्टार्ट कर दी। लेकिन जो लूथर की वॉइस थी वो ज़्यादा ऑडिबल इसलिए थी ना क्योंकि उसने प्रिंट भी करवाया था और पब्लिश भी करवाया था। ये जो था, ये जो भी इसने बोला था गुटेनबर्ग प्रेस में जो जर्मनी में है, और ये पब्लिक तक रीच हो गया था, जिसकी वजह से जो था ना मार्टिन लूथर की ज़्यादा आवाज़ जो वॉइस है वो लोगों तक पहुंच पाई। लोगों तक मार्टिन लूथर की वॉइस इस वजह से पहुंच पाई क्योंकि उसने क्या किया था, अपने आइडियाज़ को प्रिंट और पब्लिश करवाया था। किधर से? गुटेनबर्ग प्रेस से उसने प्रिंट करवाया था, और गुटेनबर्ग प्रेस जो है वो जर्मनी में है। ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ, ये सारी ये चीज़ें हुई प्रोटेस्टेंटिज्म। और उसके बाद क्या हुआ कि लूथर्स ने जो था वो कैथलिक चर्च जो ऐसे जो था ना, उनके अलावा एक नया एक फ़िरका स्टार्ट हो गया क्रिश्चियनिटी में, जिसे प्रोटेस्टेंटिज्म कहते हैं। अब ये क्या होता है, ये होता है ना कि दीन को भी लेके चलेंगे, दुनिया को भी लेके चलेंगे। प्रोटेस्टेंटिज्म मतलब वो हर चीज़ को बिलीव नहीं करते। फ़र्ज़ करें एक पादरी ने कुछ बोल दिया कि ये ठीक है ना, वो उस पर डायरेक्ट अमल नहीं करेगा, वो उस पर क्वेश्चंस करेंगे कि ये चीज़ ठीक भी है या नहीं। मीन्स वो दोनों चीज़ों को लेके चलना चाहते। तो वो जो लोग थे उन्हें प्रोटेस्टेंटिज्म कहते थे, और ये जो कैथलिक या ऑर्थोडॉक्स, ये दोनों सेम ही चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ कि ये जो था, इसने न्यू सेट जो था उसने अप्रूवल और पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा इसकी हो गई थी। फिर हमारे पास आ गया कि ये इसके बाद जो था ट्यूडर्स की जो डायनेस्टी थी, या ट्यूडर का जो रेन था, उनका जो था वो हमारे पास स्टार्ट हो गया था। ये क्या था कि हेनरी सेवंथ जो था, बात सुने जी, हेनरी सेवंथ जो था वो ट्यूडर डायनेस्टी का क्या था, फाउंडर था। कौन था? हेनरी सेवन। उसने क्या किया था कि 1485 में उसने क्या किया कि उसने इंग्लैंड में पीस अमन पैदा करने की कोशिश की, वार ख़त्म करने की कोशिश की। उसने वार ख़त्म की किसके दरमियान? रॉयल फैमिलीज़ के दरमियान, यॉर्क और लैंकेस्टर के दरमियान, जो बहुत क्या कर रहे थे कि वो बहुत मतलब जो थी वो इंग्लिश थ्रोन की हकदार थी, राइटफुल। तो वो क्या था, उसने क्या किया, इन दोनों में जो है यॉर्क और लैंकेस्टर की जो है वो लड़ाई को ख़त्म करवाया। रॉयल फैमिलीज़ की लड़ाई को ख़त्म किसने करवाया? हेनरी सेवन ने। आई अगेन रिपीटेड, रेन ऑफ ट्यूडर्स जो है वो स्टार्ट हुई। हेनरी सेवन जो था वो फाउंडर था ट्यूडर डायनेस्टी का। और उसने क्या किया, उसने 1485 में पीस अमन पैदा करने की कोशिश की रॉयल फैमिलीज़ के दरमियान। किस किस की रॉयल फैमिली, कौन कौन सी रॉयल फैमिली के दरमियान? यॉर्क और लैंकेस्टर के दरमियान, जो बहुत क्लेम कर रही थी कि इंग्लिश थ्रोन की वो राइटफुल हकदार हैं। उसमें क्या हुआ, हेनरी सेवन जो था ना वो लैंकेस्टर फैमिली से बिलोंग करता था, और उसने जो था यॉर्क फैमिली से एलिजाबेथ ऑफ यॉर्क से उसने शादी की थी। तो इसलिए वो लैंकेस्टर और इन दोनों के दरमियान जो था उसका अपने रिलेशन को वो ठीक करना चाहता था। तो उसने क्या किया, इंग्लैंड रिलेशंस को इम्प्रूव किस तरह किया, उसने क्या किया कि रिलेशंस विद स्कॉटलैंड के साथ इसने इम्प्रूव किए। किस तरह? उसने अपनी बेटी जो नहीं है उसकी शादी उसने करवा दी स्कॉटलैंड जेम्स फोर्ड से। स्कॉटलैंड के जेम्स फोर्ड जो जेम्स आई वी था उसके साथ अपनी बेटी की शादी करवा दी। ठीक है। और उसने अपनी एल्डर सन की जो थी ना, अपने एल्डर सन की जो शादी थी जिसका नाम आर्थर था, उसकी शादी उसने करा दी स्पेनिश प्रिंसेस से, कैथरीन ऑफ एरागोन से। अब ये जो थी वो पॉलिटिकल मैरिजेस जो थी वो उसने क्या किया, हेनरी सेवन को हेल्प की कि वो अपने रूल को जो इंग्लैंड में है उसको इस्टेब्लिश करने में उसने उसकी बहुत ज़्यादा मदद की। हेनरी सेवन की डेथ के बाद जो उसका सन है हेनरी एट वो किंग बन गया। देखें जी, इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि ट्यूडर डायनेस्टी जो थी, द रेन ऑफ ट्यूडर्स जो था वो उसका फाउंडर हेनरी सेवन था जी। हेनरी सेवन जो था वो 1485 में उसने पीस अमन पैदा करने की कोशिश की।
किन फैमिलीज़ के दरमियान, रॉयल फैमिलीज़ के दरमियान, एक लैंकेस्टर और दूसरी थी हमारे पास यॉर्क। अब जो लैंकेस्टर था ना, लैंकेस्टर जो था वो हेनरी की फैमिली थी और जो यॉर्क थी वो उसकी बीवी की फैमिली थी, मीन्स एलिजाबेथ की, यही बात है। तो ये क्या हुआ, इन दोनों के दरमियान उसने रिलेशंस को बिल्ड किया। अब उसने पॉलिटिकल रिलेशन बनाने के लिए उसने क्या किया ना, पहले तो उसने क्या किया, वो बिलोंग करता था और उसने लैंकेस्टर मतलब ना यॉर्क अपने एलिजाबेथ से शादी की कि वो इनके मामला ठीक हो जाए। पहले इसको समझने की कोशिश करें अच्छे तरीके से। लैंकेस्टर से हेनरी खुद बिलोंग करता था और यॉर्क जो था वो इनका दुश्मन था। इसने क्या किया, अपने तल्लुकात अच्छे बनाने के लिए उसने क्या किया, उनकी यॉर्क वालों की ना किंग की ना बेटी से अपनी शादी कर दी। मतलब उनकी शादी वैसे रखा ना प्रपोजल, तो शादी हो गई। अब जब शादी हुई इन दोनों के तल्लुकात अच्छे हो गए। आप देखें हेनरी सेवन की चालाकी देखें, उसने हर किसी के साथ तल्लुकात बेहतर करने की यही ट्रिक सोची कि हर किसी के ना किसी के साथ शादी करा देते हैं, तो इस तरह हमारे रिलेशंस अच्छे रहेंगे। इसने क्या किया, पहले तो शादी करके अपना सेट कर दिया कि यार्क और उनके अच्छे हो गए। अब इसने करना था कि स्कॉटलैंड के साथ भी रिलेशन अच्छे हों, तो इसने क्या किया, अपनी बेटी की शादी स्कॉटलैंड के जेम्स आइवी से शादी करवा दी। और उसने अब स्कॉटलैंड के साथ अच्छे तल्लुकात हो गए, तो इसने सोचा कि क्यों ना हम अपने तल्लुकात जो हैं वो स्पेन के साथ भी अच्छे करें। तो उसने क्या किया, अपने बेटे की शादी ना स्पेनिश प्रिंसेस कैथरीना फेरागोन से शादी करवा दिया। अब आपको समझ आ गया होगा कि ये इसने क्या किया कि ये पॉलिटिकल मैरिजेस करके जो है वो अपने रूल को इस्टेब्लिश किया हेनरी सेवन ने। ये बहुत मज़े का है। उसके बाद क्या हुआ, हेनरी सेवन की डेथ के बाद हेनरी एट आया, ठीक है, और वो जो था वो किंग बना 1509 और उसमें 1509 में बना और 1547 तक उसने रूल किया जी। अब हेनरी जो सेवन था ना, माशाल्लाह, हेनरी सेवन ने 6 बार शादी की और उसमें से जो 3 सिर्फ उसके चाइल्ड थे ना वो सिर्फ कामयाब हुए कि रूल करने में, ब्रिटेन में रूल करने के लिए सिर्फ वो 3 जो हैं वो कामयाब हो सके, उसके बेटे बच्चे। तो उसमें क्या हुआ कि इसमें जो इनिशियली जो है जो था ना वो कैथलिक क्रिश्चियनिज्म और ये चीज़ें ये सारी बढ़ना स्टार्ट हो गई। अब जो हुआ ना, हमने कहा था कि हेनरी सेवन की जो है वो डेथ हो चुकी है। अब हेनरी एट जो है वो बन चुका है। अब हेनरी एट में क्या हुआ, जब हेनरी एट बना ना तो वो क्या हुआ कि जो था हेनरी एट की अगर बात की जाए तो उसने क्या किया कि अच्छा, अभी भी हेनरी सेवन की बात हो रही है, ये देख लीजिएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो इसके रिलेशन थे ना, हेनरी सेवन की बात हो रही है, शायद हेनरी एट की नहीं, अभी एट की बात होगी ना। तो इसने क्या किया, हेनरी एट का ये मसला था ना कि इसने क्या किया कि इसकी शादी हो रही थी ना कि इसकी जो शादी थी वो कैथरीना फेरागोन से हो रही थी। तो ये बोल रहा था कि मेरी जो शादियाँ ना वो एन बुलेन से हो जाए। तो क्या हुआ, जो चर्च है ना, चर्च ने बोला नहीं जी, आपकी शादी जो है ना वो होगी कैथरीना फेरागोन से। आपने पहले इनसे बोला क्यों था? तो ये जो था ना, जो चर्च ने डिनाई किया ना कि परमिशन हेनरी एट को नहीं दी, तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गया। हेनरी एट को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया। अच्छा, हेनरी सेवन की जो कहानी है वो अलग है। हेनरी सेवन तक तो ये था कि वो पॉलिटिकल एक दूसरे के साथ सियासी में एक दूसरे से शादियाँ करवा के ना वो रिलेशन अच्छे करता था। इसका ये मसला हुआ चर्च के साथ, हेनरी एट का मसला हुआ। हेनरी एट को क्या हुआ कि हेनरी एट चाहता था कि उसकी शादी जो है वो एन बुलेन से हो, लेकिन इसकी शादी जो है वो कैथरीना फेरागन से हो गई क्योंकि वो चर्च ये चाहती थी। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑफेंडेड हो गया, बहुत ही ज़्यादा वो गुस्से में आ गया। उसने क्या किया, उसने इस्टेब्लिश किए जो चर्च थे ना इंग्लैंड में 1533 में, उसने 3000 चर्चिज़ पे जो है वो अपना कंट्रोल ले लिया, उनसे जुअल्स और ये सारी चीज़ें ले ली। मीन्स के उसने इतना ज़्यादा वो इस बात को वो सीरियस ले गया। एक शादी नहीं हुई, इसकी मर्ज़ी की एक बात नहीं मानी गई और उसने 3000 चर्चिज़ पे कब्ज़ा कर लिया। वाह जी।
अब उसके बाद क्या हुआ, 1547 में जो हेनरी एट अब फोर्थ हो गया। अब उसका 9 साला बच्चा जो है एडवर्ड सिक्स, ठीक है, अब वो इंग्लैंड का बन गया, ठीक है। अब ये जब एडवर्ड सिक्स बना ना, तो ये जो है वो चर्च दो फिरकों में चेंज हो गई थी। एक था जी प्रोटेस्टेंट चर्च, ठीक है, और द पीपल ऑफ इंग्लैंड। तो वो जो थे इंग्लैंड के जो पीपल थे वो डिवाइड हो गए थे। कुछ ने प्रोटेस्टेंटिज्म को जो है वो अडॉप्ट किया, और कुछ ने कैथोलिसिज्म को। अब में क्या हुआ, जो एडवर्ड की डायड, अब इसमें एडवर्ड के बारे में इतना ज़्यादा नहीं लिखा हुआ। हमने हेनरी एट का देखा था कि उसने वो 3000 चर्चिज़ पे कब्ज़ा कर लिया था, मींस के उस पर अपनी हुक्मरानी जमा ली थी। उसके बाद इसके हेनरी एट फोर्थ हो गया था, उसका बेटा एडवर्ड सिक्स आया, और एडवर्ड सिक्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं लिखी हुई, सिर्फ बताया गया एडवर्ड सिक्स के बारे में कि उस वक्त जो थी वो जो चर्च थी वो दो हिस्सों में तकसीम हो गई, एक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिसिज्म। तो सिर्फ ये इतनी इन्फॉर्मेशन इसकी बताई गया। और फिर ये जो था वो 15 की एज में फोर्थ हो गया, 9 साल की उम्र में ये बना था जी किंग, ठीक है। अब उसके बाद जब वो मरने से पहले उसने जो है वो अपनी जो थ्रोन थी, अपने जो वी कैन से दैट जो उसका तख्त था, उसने अपनी कज़न जेन ग्रे को दिया। वो उसने सिर्फ 9 दिन सिर्फ 9 दिन मीन्स सिर्फ उसके मरने के 9 दिन तक उसने सिर्फ हुक्मरानी की, और अरेस्ट कर लिया गया। और उसे एग्जीक्यूट किसने किया, उसे छुड़ाया किसने, मैरी द डॉटर ऑफ हेनरी एट। जो हेनरी एट जो है ना उसकी जो डॉटर है उसने उसे छुड़ाया। हेनरी एट की डॉटर ने मैरी को छुड़ाया। कुछ समझ आ रही है, हेनरी एट की डॉटर मीन्स हेनरी एट की डॉटर से मुराद हेनरी एट वही था ना एडवर्ड, एडवर्ड भी उसी का बेटा था, एडवर्ड सिक्स। इट मीन्स कि एडवर्ड और जो मैरी हैं वो दोनों बहन भाई थे। तो अब जो मैरी है ना, मैरी ने छुड़वाया, किसे छुड़वाया, जेन ग्रे को, जिसने 9 दिन सिर्फ हुकूमत की, सल्तनत को संभाला। इससे क्या हुआ जी, ड्यूरिंग 5 ईयर्स अब देखें मैरिज का जो रेन था उसमें क्या हुआ कि उसे सप्रेस किया गया। अब मैरी ने छुड़वाया, जो मैरी है ना उसे सप्रेस किया गया, उससे क्या किया गया, प्रोटेस्टेंटिज्म में मतलब उसे प्रोटेस्टेंटिज्म में सप्रेस किया गया, और उसने कैथोलिसिज्म को खुद अपनाया। तो इसी वजह से मैरी द कैथलिक कहा जाता है। समझने की कोशिश करें, बात हम कर रहे थे, मैं अगेन बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज़ पूरी बैठ जाए। क्या हुआ जी, पहले तो हमें समझ आई जो हेनरी सिक्स था ना, हेनरी जो सेवन्थ था, हेनरी सेवन जो था वो ट्यूडर डायनेस्टी का हुक्मरान था, हमने ये चीज़ देखी थी। हेनरी सेवन ने जो थे वो देखें हमारे पास, उसने शादियां करवा करवा के ना रिश्ते जो थे वो तल्लुकात ठीक करने की कोशिश की, ये हमें समझ आ गई। फिर उसकी जो फोर्थ हुआ जब, उसके बाद आया हेनरी एट। हेनरी एट का मसला ये था कि हेनरी एट जो था वो शादी करना चाहता था एन बुलेन से, और उसकी शादी जो थी वो कैथरीना फेरागोन से। उससे इस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने 3000 चर्चिज़ पे अपना कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद हेनरी एट जो था, हेनरी एट का बच्चा जो था एडवर्ड सिक्स वो बना, जो उसने रूल किया। वो 9 साल का था और वो 15 साल की उम्र में वफात पा गया। और उसकी जो सिर्फ हमारे पास कहानी ये है कि जब वो एडवर्ड बना तो जो हमारे पास ये जो लोग थे ना इंग्लैंड के, वो दो जो थे वो हिस्सों में डिवाइड हो गए थे, एक प्रोटेस्टेंटिज्म और एक कैथोलिसिज्म। अब हेनरी एडवर्ड जो था उसने फोर्थ होने से पहले अपनी जो सल्तनत थी ना वो जो था वो जेन ग्रे को दे गया था। अब जो जेन ग्रे जो थी वो इसकी कज़न थी, ठीक है ना। अब जो उसने कज़न को दी, उसने सिर्फ 9 दिन तक वो किया, उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। उसने कोई ऐसा काम किया जिसकी वजह से उसे अरेस्ट कर लिया गया, और उसे छुड़वाया किसने, एडवर्ड सिक्स की बहन मीन्स हेनरी एट की जो डॉटर है
मैरी उससे छुड़ाया गया। अब मैरी की आगे कहानी बताई गई है। जो मैरी है उसे सप्रेस किया गया कि वो प्रोटेस्टेंटिज्म ही अपनाए, लेकिन फिर उसने क्या किया, उसे रिवाइव किया कैथोलिसिज्म में, क्योंकि उसे कैथलिक बनना था, ना कि प्रोटेस्टेंट बनना था। तो इस वजह से अगर कोई पूछे कि मैरी द कैथलिक क्या है, इसी वजह से इसे मैरी द कैथलिक बोला जाता है, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। मीन्स के उसे एक चीज़ में सप्रेस किया गया, लेकिन फिर उसने अपनी हिम्मत हौसले से काम लिया और उसने वो चीज़ की जो उसे करना था, तो उससे इसलिए मैरी द कैथलिक कहा जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उसने एग्जीक्यूट किया मुझे किस्म के मतलब प्रोटेस्टेंट में, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद क्या हुआ, जो पीपल ऑफ इंग्लैंड है वो मैरी को यूज़ नहीं, मतलब उसे लाइक नहीं करते थे ना। उसके अलावा जो फिलिप II से उसकी जो शादी हुई थी, जो किंग ऑफ स्पेन था, वो भी उसकी अनपॉपुलैरिटी की वजह बनी। मीन्स को कि जो इंग्लैंड के पीपल थे वो भी मैरी को लाइक नहीं करते थे। इसकी वजह से जो है वो एडवर्ड VI ने क्या किया होगा, जेन ग्रे को जो है वो रूल करने के लिए दिया होगा। फिर उसके बाद मैरी की डेथ के बाद जो है मैरी की डेथ जो थी, उसके बाद एलिज़ाबेथ वंस की रेन शुरू हुई, वो जो 1603 तक रही। अब जो एलिज़ाबेथ वन थी ना, वो जो थी वो डॉटर ऑफ हेनरी VIII एंड एन बुलेन। देखें जी, एलिज़ाबेथ वन वाज द डॉटर ऑफ हेनरी VIII एंड एन बुलेन। तो इससे हमें चीज़ समझ आई कि देखें, हमने कहा था कि इसकी जो शादी है वो कैथरीन ऑफ अरागोन से हो रही थी और वो शादी करना चाहता था एन बुलेन से। आगे हम देखते हैं जो एलिज़ाबेथ वन है वो डॉटर थी हेनरी VIII की और एन बुलेन की। इट मीन्स के हेनरी ने शादी करके ही छोड़ी एन बुलेन से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है कि ड्यूरिंग द हाफ, तो इसमें ये क्या हुआ कि ये जो हाफ सेंचुरी थी एलिज़ाबेथ वन रूल की, तो उसमें क्या हुआ, मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स जो हैं वो हुए। तो उसमें क्या हुआ कि एक जो थी ना, हमारे पास ये बात की गई है, जो एलिज़ाबेथ वन जो थी ना, उसे कैथोलिसिज्म अच्छा लगता था, लेकिन ये जो था कैथोलिक चर्च जो था ना वो जो इंग्लैंड, तो उसमें देखें कि जो चर्च था एक जिन्ना चर्च ने डिक्लेयर किया क्वीन को कि ये जो हेनरी VIII है ना, मतलब जो था हेनरी VIII कि वो जो है चाइल्ड नहीं है, मतलब वो वाला वी कैन से दैट। तो उसमें क्या हुआ कि वो रूल करने के लिए एलिजिबल नहीं है इंग्लैंड को, तो मतलब वो मतलब विरासत वाला चाइल्ड नहीं है, आई डोंट नो इसे क्या कहते हैं। तो ये जो है हमारे पास क्या है कि ये इसको जो एलिज़ाबेथ वन थी उसे कैथोलिसिज्म अच्छा लगता था, लेकिन जब चर्च ने बोला कि ये जो हेनरी VIII है ना, ये लायक नहीं था कि मतलब वो उसे मतलब नहीं देनी चाहिए थी, किंगडम नहीं देना चाहिए था। हेनरी VIII तो फोर्थ हो गया कब का, ठीक है। तो क्वीन को बोला गया कि वो जो है कि वो अच्छा इससे बोला गया, क्वीन को बोला गया कि वो जो है वो क्या कहते हैं, रूल करने की हकदार नहीं है, क्योंकि जो चर्च वाले थे वो तो चाहते थे कि एन बुलेन के साथ हेनरी की शादी ना हो। तो जो हेनरी एन बुलेन की बेटी जो थी ना एलिज़ाबेथ, तो वो जो थी ना एलिज़ाबेथ को इस बात पे बहुत गुस्सा आया। तो फिर उसने क्या किया, वो उसने प्रोटेस्टेंट इसे चर्च बोल दिया, और उसने वो प्रोटेस्टेंट चर्च जो थी उसकी ये जो है वो सुप्रीम गवर्नर बन गई। हमें समझ आ गई कि ये क्या हो रहा था। पहले क्या हुआ जी, हेनरी VIII को वो इजाज़त नहीं दे रहे थे। हेनरी VIII ने शादी कर लिया। अब हेनरी VIII की जो बेटी थी ना एलिज़ाबेथ वन, उसका जो रूल है वो 1603 तक रहा। और एलिज़ाबेथ वन की बात बता रहे हैं कि वो कैथलिक चर्च से मोहब्बत करती थी, लेकिन जब कैथलिक वालों ने बोला, जब चर्च वालों ने बोला कि ये हकदार नहीं है ये रूल करने की, तो इसे बहुत गुस्सा आया। तो फिर इसने भी प्रोटेस्टेंट चर्च की जो है ये गवर्नर बन गई। मीन्स पहले वो कैथलिक थी, अब वो प्रोटेस्टेंट में चेंज हो गई। उसके बाद कहते हैं जो है स्पेनिश आर्माडा, और ये चीज़ें वो सारी लिखी हुई हैं कि जो क्वीन थी
इसी तरह वो क्वीन ने किया था, इतना ज़्यादा उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो है एलिज़ाबेथ जो थी उसे जो था सेवरल लिटरेरी आर्टिस्ट और उसकी उनके जो ग्रेट वर्क्स की वजह से भी जो है एलिज़ाबेथ जो है उसको मतलब एज को याद किया जाता है। उसमें क्या होता है कि एलिज़ाबेथ ने उन्हें आर्टिस्ट को इनकरेज भी किया, उन्हें रिवार्ड भी दिए। उनमें कौन-कौन से आर्टिस्ट थे, उनमें कौन-कौन से लोग थे जिन्हें एलिज़ाबेथ ने बहुत ज़्यादा एप्रिशिएट भी किया। उनमें थे एक सर फिलिप सिडनी, सर एडमंड स्पेंसर, सर वाल्टर राली एंड क्रिस्टोफर मार्लो। इन सब ने क्या किया था, ये जो थे वो एलिज़ाबेथ जो थे उन्हें एलिज़ाबेथ को सर्व किया। जो है विलियम शेक्सपियर जो थे उन्हें जो है उन्हें प्लेस और पोइट्री को प्रोड्यूस किया उनके रेन में। इसी तरह जो दूसरे ग्रुप ऑफ आर्टिस्ट थे जिन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था, उन्हें बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। अब देखिए ये जो आर्टिस्ट थे ना, उनने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से और यूनिवर्सिटी से पढ़ा था, इस वजह से उन्हें यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था। लाइफ टाइम नहीं कहा गया उन्हें, लेकिन जब 19th सेंचुरी से उन्हें बोलना ये स्टार्ट किया गया। उसके बाद मेरे पास क्या है कि इनमें जो सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं जिसे याद रखा जाता है, उनमें है क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। उसके बाद होते हैं और उसके अलावा जो थे इसमें रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, थॉमस नैश, जॉर्ज पीर, ये सारे आ जाते हैं। फिर उसके बाद मेरे पास ये जो था ना, मेरे पास जो था जो द प्ले राइट जो था थॉमस किड, ये स्टूडेंट नहीं थे यूनिवर्सिटी विट्स के, लेकिन फिर भी उन्हें लिटरेरी आर्टिस्ट जो है वो 16th सेंचुरी में उन्हें माना जाता था। तो अब ये हमने 3.1 की ये चीज़ें देख ली। 3.1 में हमें रेनेसांस के बारे में बताया गया, फिर उसके बाद ये जो सबसे ज़्यादा बताया गया वो ट्यूडर डायनेस्टी के बारे में बताया गया। ट्यूडर डायनेस्टी में हमारे पास हेनरी 7 के बारे में बताया गया कि हेनरी 7 ने किस तरह अपने तल्लुकात अच्छे किए। फिर हेनरी 8 के बारे में बताया गया कि चर्च के साथ उसके तल्लुकात अच्छे नहीं रहे। फिर उसके बाद हेनरी 8 के बाद उसका जो बेटा था एडवर्ड 6 जो था वो आया जी, उसने क्या किया, एडवर्ड 6 के साथ ये हुआ कि एडवर्ड 6 में कोई इतनी ज़्यादा खास नहीं लिखी गई। वो 15 की एज में फोत हो गया और उसने अपनी जो कज़न है जेन ग्रे उसको रूल पे बिठा के खुद फोत हो गया। जब वो खुद फोत हुआ तो उसके 9 दिन बाद जेन ग्रे को भी जो अरेस्ट कर दिया गया किसी बेस पे। उसे छुड़ाया जी मैरी ने। मैरी जो थी वो हेनरी 7 की बेटी थी। अब हेनरी जो 7 था ना, मैरी जो थी, मैरी को भी ये लाइक नहीं करते थे और उसकी जो अनपॉपुलैरिटी की सबसे बड़ी वजह थी उसकी जो शादी हुई थी पता नहीं किसके साथ, तो ये देख लीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। तो एलिज़ाबेथ की जब तक बात आती है, एलिज़ाबेथ आपको याद रखना है कि ये हेनरी 7 और एन बुलेन की, हेनरी 7 नहीं हेनरी 8 और एन बुलेन की बेटी थी, जिसे चर्च वालों ने बोला था कि ये विरासत की हकदार नहीं है। तो इसने क्या किया था, ये पहले कैथोलिसिज्म को लाइक करती थी, फिर ये भी प्रोटेस्टेंटिज्म में चेंज हो गई। एलिज़ाबेथन एज हमने बोला था कि एलिज़ाबेथन एज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एलिज़ाबेथन एज को क्यों याद किया जाता है, इनमें जो वर्क्स हुए थे, पोइट्स वगैरह ने किए थे, इनमें ये थॉमस किड, जॉन लिली, वाल्टर राली, थॉमस नैश और ये सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये जो था ये हमें पता चल गया। तो ये हमने पढ़ा 3.1 के बारे में। इंशाल्लाह 3.2 को हम बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह।